हाँ जी, सभी का स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है ETT 5994 की साइंस का। ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर आज है जी 2 फिज़िक्स का। ठीक है जी, ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है जो हमने किया था, दैट इज़ मोशन। ठीक है जी, उसमें हमने समझा था मोशन के टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें हमने की थी। आज जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 2। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि फोर्स क्या चीज़ होती है। अगर हिंदी और पंजाबी में बोलें तो बल, बल कह देते हैं इसको। ठीक है, फोर्स, फोर्स क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। फोर्स क्या है, बल। बल है जो दो तरह का हो सकता है फोर्स, या तो किसी चीज़ का पुश हो सकता है, या क्या हो सकता है, पुल हो सकता है। या हम किसी चीज़ को धकेल सकते हैं, अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं, या बाहर की तरफ खींच सकते हैं, उसको पुल कहते हैं। अंदर की तरफ धकेलना उसे पुश कहते हैं। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे उसके बाद फोर्सेस हैं, आगे दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है जी बैलेंस्ड फोर्सेस, एक होती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है जी, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर मैं इसको फिगर के हिसाब से आपको समझाऊंगा। डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। कहते अगर कोई बॉडी है, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3 4, एक से ज़्यादा जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर उसका रिजल्टेंट यानी कि उसका रिजल्ट, उसकी नेट फोर्स जो निकालें, अगर वो ज़ीरो आ जाती है, ज़ीरो है, तो वो क्या होगी, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी। यानी कि अगर किसी बॉडी पे सारी फोर्सेस ज़ीरो आ गई, तो वो जो बॉडी है वो अपनी जगह से नहीं हिल पाएगी, वो अपनी जगह पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स नॉट मूव। देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है आपके सामने, क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है जी, बॉक्स का क्या है, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, ये वाली, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अपने इसके वेट के कारण जो इस पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है जी, उसी तरह जैसे ही ये बॉक्स नीचे अपना ज़मीन पे एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी तरह ज़मीन भी इसके ऊपर क्या लगा रही है, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा रही है। उतनी ही फोर्स क्या लगा रही है, ज़मीन इसके ऊपर लगा रही है। जो तो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये पढ़ा होगा +1 +2 में, उन्हें मालूम है। लेकिन जो बिल्कुल ही जिनका साइंस से वास्ता नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये फिजिक्स का एक लॉ है। जब कोई चीज़, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, एक कोई चीज़ किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है, तो वही वो सामने वाली चीज़ भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाती है उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बॉक्स ने नीचे लगाई फोर्स, एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके ऊपर कौन सी लगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन। उसी तरह ये क्या है, फोर्स ऑफ पुश, यानी कि कोई बंदा इसको यहाँ से धकेल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे से यहाँ पे सरफेस से इसको क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो घर्षण है वो इसको, बॉक्स को हिलने से रोक रहा है। जब ये सारी फोर्सेस, फोर्स नंबर 1 2 3 4, ये 1 वाली 3 को और 2 वाली 4 को बैलेंस कर लेगी, तो सारी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि ये वाली कौन सी फोर्सेस होगी, बैलेंस्ड फोर्सेस होगी। ये जो है बैलेंस्ड स्टेट में ही रहेगा, ये बॉक्स है जो मूव नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं जिसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होता। यानी कि बॉक्स पे कुछ ऐसी फोर्स लगेंगी कि फोर्सेस हैं जो बैलेंस नहीं हुई। मान लीजिए 1 और 3 वाली बैलेंस होगी, लेकिन 2 वाली फोर्स, 4 वाली, 4 नंबर वाली, ये वाली फोर्स से ज़्यादा हो गई, तो बॉक्स है जो इस साइड को मूव कर जाएगा। इसलिए बॉक्स मूव कर जाएगा, तो ये क्या होंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि जिसका रिजल्टेंट, जिसका रिजल्ट, जिसका नेट जो है ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, ये तो होगी। ये चीज़ समझनी क्यों ज़रूरी थी, यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी ज़रूरी थी। इसलिए मैंने पहले आपको फोर्स बताया है कि फोर्स दो तरह की है, पुश और पुल, और उसके बाद आगे फोर्सेस दो तरह की हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर किसी चीज़ पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी, उसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो वो जगह, वो फोर्सेस कौन सी होंगी, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी, और जो बॉडी है वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो अगर
उसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं आता, और जो बॉडी है, जो बॉक्स है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अपनी जगह से मूव हो जाएगी। एक फोर्स है उसमें से ज़्यादा होगी जो बाकी सबको उसके आगे कम करके उस अपनी तरफ उसको धकेल लेगी। ठीक है, चलिए आगे। आगे है, देखिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। बहुत सा हमारे पंजाब में क्या ट्रेंड है कि बच्चे ना जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी करते हैं। देखो जी, नोटिफिकेशन आके अगर आप तैयारी करोगे तो आपका पेपर कभी भी क्लियर नहीं होगा, ये मेरे से लिख के ले लो। अगर आपने अभी से आप तैयारी शुरू करोगे, नोटिफिकेशन आने पे हम सिर्फ क्या करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, ना कि हम इसकी तैयारी करेंगे। तैयारी तो पहले होगी, बाद में क्या होगी, इसकी रिवीजन होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने क्या किया है, 3 लॉज दी हैं, या फिर 3 उसको थ्योरीज भी बोल सकते हैं, लॉज बोलते हैं वैसे। ठीक है, उसमें से पहला लॉ हम जो पढ़ रहे हैं, पहला लॉ क्या कहता है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा फिर थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वो कहता है, न्यूटन कहता है कि पहला सिद्धांत है उसका कि अगर कोई बॉडी, कोई भी चीज़, अगर वो तो मोशन में है, अगर सॉरी पहले बता रहा है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है यानी कि रुकी हुई है, तो वो क्या रहेगी, हमेशा के लिए रुकी रहेगी। और जो चीज़ मोशन में है यानी कि रेस्ट में नहीं है, मूव कर रही है, मूवमेंट में है, तो वो चीज़ क्या करेगी, मूवमेंट में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी। कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कोई बाहरी फोर्स है जो हम उस पर नहीं लगा देते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास गेंद है, एक बॉल है, वो ऐसे क्या करता है, बच्चे खेलते हैं तो फर्श पे, ज़मीन पे बच्चे क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, और लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बॉल है जो रुक जाती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो बॉल क्यों रुकती है, वो बॉल तो, सिद्धांत तो बोल रहा है कि जो चीज़ मोशन में है मोशन में रहेगी, रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी, वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उस पर एक बाहरी फोर्स लगती है जो उसे रोक देती है। कौन सी बाहरी फोर्स, वो बाहरी फोर्स है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण, जमीन का घर्षण जो है धीरे धीरे उसकी गेंद की जो फोर्स है उसको कम करता रहता है, और एक पॉइंट पे आके जो गेंद है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपको डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो न्यूटन का पहला लॉ हमें पता होना चाहिए कि जो दुनिया की चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। कब तक, जब तक हम कोई बाहरी फोर्स के ऊपर नहीं लगाएंगे। चलिए जी आगे। आगे एक टर्म है जी इनर्शिया। इनर्शिया वैसे ये बिल्कुल साइंटिफिक सी टर्म है, तो मैंने सोचा इसको छोड़ना क्यों है, मैं बता देता हूँ। इनर्शिया क्या होता है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। इट इज़ द टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट वेदर इट इज़ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया क्या होता है, अगर इसको मैं देसी भाषा में, हिंदी में, पंजाबी में आपको बताऊं तो इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी, आदत। तो इनर्शिया कहता है, फिजिक्स में का एक कॉन्सेप्ट है इनर्शिया, वो कहता है कि अगर कोई भी चीज़ है, वो अपनी, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करे। और जैसे कि ये मिलते जुलता ही है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करे, यानी कि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो चाहेगा कि मुझे कोई रेस्ट में ना लेके आए, मैं मोशन में ही रहूं। और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो बॉडी क्या चाहेगी, वो मैं हमेशा किस में रहूं, रेस्ट में रहूं, मोशन में ना हूं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन ए कार और बस स्टॉप्स सडनली। देखिए हमने सभी ने कभी ना कभी कार और बस में ट्रैवल किया है। ठीक है, हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, कार चल पड़ती है, बस चल पड़ती है, 50-60 की स्पीड पे चल रही है। लेकिन जब बस और कार ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो क्या होता है, हमें एकदम क्या महसूस होता है, झटका महसूस होता है, जिसे क्या कहते हैं, जर्क महसूस होता है। यानी कि हमें क्या होता है, झटका सा लगता है, हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है एकदम से आगे की तरफ जाता है जब सडनली ब्रेक लगती है। यहाँ से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं इनर्शिया के। इसमें क्या हुआ, देखो जब बस चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, तो हम जो हैं गाड़ी में बैठे थे, बस में बैठे थे, लेकिन हम
तब गाड़ी भी मोशन में थी और हमारा शरीर भी क्या था, मोशन में था। जब हम गाड़ी और ब्रेक, गाड़ी की ब्रेक लगी, बस की ब्रेक लगी, तो बस है जो क्या होगी, रेस्ट में आ गई। पहले मोशन में थी फिर रेस्ट में आ गई। लेकिन जो बॉडी है, बॉडी पहले मोशन में थी क्योंकि बॉडी बस के अंदर थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगी हमारी जो टांगों के नीचे का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा है, वो किस में आ गया जी, एकदम रेस्ट में आ गया, क्योंकि ब्रेक लग गई, बस और कार रुक गई। लेकिन ऊपर वाले हिस्से को ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी जो बस है, जो कार है, वो चल रही है। उसे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा वो चल रही है, वो मोशन में ही है। इसलिए हम ऊपर वाले हिस्से को एकदम झटका लगता है और हम आगे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन यही बनता है कि वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपको कोई ऐसा केस दे सकता है, या फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और लाइन करेक्ट है, इसमें वो चीज़ डाल सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है जी, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है जी, मोमेंटम होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि कोई भी बॉडी है, जब वो किस में है, मोशन में है, मूवमेंट कर रही है, हम उस बॉडी को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी उस चीज़ की मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। यानी कि वो कितनी तेज़ी से कितनी तेज़ी से आ रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, और उसका मास यानी कि उसका वेट है वो कितना भारी है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई छोटी गेंद, छोटा पत्थर हमारी तरफ आ रहा है, उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगेगी। कोई बड़ा पत्थर, बड़ी चीज़ हमारी तरफ आ रही है तो उसके रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी। उसी तरह जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तेज़ी से आ रहा है, उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा लगेगी। जो कम स्पीड, कम वेलोसिटी से आ रहा है, उसको रोकने के लिए फोर्स है जो कम लगेगी। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या पूछ क्या सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपको कि मास, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को p से लगते हैं, मास को m और वेलोसिटी को v लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले बताया था मैंने आपको, जिसकी डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि वेलोसिटी आ गया इसमें, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बताया था पहले लेक्चर में। तो ये क्या आ गया जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम, ये क्वेश्चन बनते, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ ले, एक ये पूछ सकता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बन सकता है इसकी एसआई यूनिट बन सकता है, जो क्या है केजी मीटर पर सेकेंड। ये कैसे बनी है, अगर इसको ऐसे देखें, मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी के क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गई केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए जी, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्ट्स। कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज है जो मोमेंटम किसी बॉडी का, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके कितनी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, या तो डायरेक्ट सीधी डेफिनेशन आएगी या फिर ये चीज़ एक बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आएगा। ये जो चीज़ है जी हमें क्या शो कर रही है कि फोर्स, ये जो होता है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। पर ये एक साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता है कि फोर्स जो है किसी भी चीज़ की कोई चीज़ है मूवमेंट में है, उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो करेगा जी चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, टाइम टेकन। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसका निचोड़ निकालते हैं। देखिए ये है निचोड़। अगर कोई पूछे आपको कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का निचोड़ क्या है, तो उसका निचोड़ ये है, फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे कि F इज इक्वल टू एम ए, या न्यूटन के सेकेंड लॉ को क्या रिप्रेजेंट करता है, F वो ऑप्शन डाल देंगे F इज इक्वल टू एम इंटू वी एम ए स्क्वायर एम ए। तो आंसर क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। ठीक है जी। उसमें भी हम क्या करते हैं, इसके पहले यूनिट समझ लेते हैं। मास 1 kg अगर पुट करें और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करें, तो इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है फोर्स का, वो है न्यूटन। तो वो एक ये आ जाएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम को भी 1 पुट किया, इसको भी 1 पुट किया। ये है केजी में, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मास होता है जी केजी में। तो ये जो नेट इसकी न्यूटन है जी, ऐसा यूनिट फोर्स की, तो 1 न्यूटन है जो इसके बराबर बन जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, इसका समझ लेते हैं। आगे इसके एग्जांपल्स हैं। देखो, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी क्या है, क्रिकेट खेला है। तो जब क्रिकेट खेलते हैं, जब कोई बंदा जोर से बॉल को बैट से मारता है तो हवा में जाती है, और जो फील्डर होता है उसको कैच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमने देखा है कि जब वो कैच करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ झुकाता है, पीछे की तरफ करता है बॉल को कैच करते समय। सभी ने हमने टीवी में देखा होगा। वो जो फील्डर है वो ये चीज़ क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसका टाइम है, जो गेंद ने टाइम लेना है उसके ऊपर आसमान से उसके हाथ तक पहुंचने को, वो क्या करता है, उसके टाइम को बढ़ाना चाहता है। सॉरी। वो जो टाइम है, वो टाइम को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है कि वो गेंद को ज़्यादा टाइम लगे उसके हाथों तक पहुंचने में। जैसे ही ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ही कम फोर्स लगेगी। वो कैसे, वो इस चीज़ से देखें, जैसे ये वाली चीज़, नीचे वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये वाली चीज़ क्या होगी, कम होगी। ये तो हमें फिजिक्स का पता ही है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है अगर वो बढ़ेगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कम होगा। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है कि हाई जंप एथलीट, कि कोई जो एथलीट है वो जंप करता है, वो जोर से जंप करता है रेत पे, सैंड होती है वहाँ पे। वो इसलिए वहाँ पे सैंड होती है ताकि ज़मीन से टकराने के लिए, जो असल ज़मीन है नीचे, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका समय क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर समय बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है जी। इसलिए वहाँ पे क्या, जो रेत है, सैंड है, वो बिछा देते हैं। चलिए जी, आगे है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ, चलिए जी आगे है जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, वो कहता है व्हेन एवर ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। कि जब कोई चीज़, एक चीज़ पे कोई फोर्स लगाती है तो वो चीज़, सामने वाली चीज़ उतनी ही फोर्स उस पर लगाती है उल्टी डायरेक्शन में। ये है जी न्यूटन का सेकंड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो इस पे एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है कि ये डेफिनेशन पे पूछ सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे कौन सी सही है। तो ये आप याद रखिए कि कोई भी चीज़ जब एक चीज़ पे फोर्स लगाती है तो वो चीज़ उतनी ही उस पर डायरेक्ट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, एक दीवार है, कोई बंदा खड़ा है जी, मान लीजिए इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो ये जो वॉल है, ये भी उस बंदे पे क्या लगाएगी, उतनी ही फोर्स लगाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, गन शूट। गन शूट का क्या है, अब हमने सभी ने देखा है कि जब कोई बंदा गन से फायर करता है तो जैसे गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई, गन ने बुलेट पे, ये जो गन बनी हुई है, मान लीजिए अब गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई, तो ये गन भी है उस बंदे पे उतनी ही फोर्स है जो, कोई किसी बंदे ने फायर किया तो जो गन ने फोर्स लगाई बुलेट पे, तो गन उस बंदे पे भी उतनी ही फोर्स लगाती है। तो ये भी सिद्धांत हो गया अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। उससे आगे एक चीज़ होती है जी, वे सिलेबस में नहीं है, मैंने कहा चलो अब छोड़ना क्यों है, पूरा चैप्टर कर लिया। तो वो चीज़ है जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है कि व्हेन टू बॉडीज एक्ट ऑन वन अनदर देयर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। कहते हैं कि जब दो चीज़ें कोई आपस में टकराती हैं, ठीक है जी, मास हो गया m1, मास m2, ये दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो इसका मोमेंटम क्या रहता है जी? कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है जी सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे आ सकता है, ये जो मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय। मोमेंटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे एक डायग्राम से समझाया है कि मान लीजिए ये जो दो गाड़ियाँ हैं m1 m2 मास है जिनका, ठीक है जी, ये जा रही हैं, इसकी स्पीड क्या है u1, इसकी क्या है u2। फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और इसके बीच लगा दी अपनी कार, और ये यहाँ पे दोनों क्या होगी, क्लैश होगी, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन होने के बाद फिर से जब धक्का लगा तो ये जो, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी u1 से v1 और u2 से v2 हो गई। और फॉर्मूला कहता है ये कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है जी। चलो ये बता दिया मैंने, वैसे इतने डीप में नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने कहा चलो लास्ट में करवा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। की एक बॉल है 6 kg की, ठीक है जी, उसमें आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना बताया है इसका 6, और एक्सेलरेशन कितनी बताई है 4, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24 न्यूटन। कि कोई गेंद है जो 6 किलो की है और वो 4 की एक्सेलरेशन से जा रही है, तो उसके रोकने के लिए कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी, मुझे लगानी पड़ेगी 24 न्यूटन फोर्स। चलिए ठीक है जी। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी बच्चे ये वाले नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, मैं आपको इसकी PDF ही भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट सिर्फ इसको प्रिंट निकलवा लीजिए, तो आपको लिखने का भी झंझट नहीं रहेगा। तो इस नंबर पे आप मुझे क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप है जो आप मुझे कर दीजिए। ठीक है जी, मैं आपको जिसकी PDF है जो वो भेज दूंगा। ठीक है जी। आप अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके लाइक कीजिए, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं आपके यार दोस्त, तो उनको आप शेयर कीजिए।